डियर स्टूडेंट्स, लक्ष्य को अगर हासिल करना है तो आपके मन पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। किसी कवि ने बताया है कि मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, और एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। एक दृढ़ निश्चय करके मन जो छिन छिन बदल रहा है, जो पल पल बदल रहा है, इस मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मन को कंट्रोल में करके अगर आपने लक्ष्य के लिए प्रयास किया तो ये हो ही नहीं सकता कि आपको वह लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। वह लक्ष्य आपको हासिल जरूर होगा। क्यों? कब? जब आप मन को कंट्रोल करेंगे तब। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक्स। एनसीईआरटी की बुक्स रीड कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में जो पढ़ा हमने उससे आगे खास बात क्या है, टॉपिक का नाम था संविधान क्यों और कैसे। टॉपिक है आज का हमारा समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। समाज की संविधान से क्या आकांक्षाएं हैं और क्या लक्ष्य हैं, उनके बारे में इस बुक में क्या बता रखा है। देखिए, अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था। देखिए क्या कह रहा है, पुराने संविधान जो हैं उनके द्वारा, पुराने संविधानों के द्वारा क्या किया जाता था भाई, केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था। बात समझ में आ रही है क्या, क्या कहना चाह रहा है कि पुराने जो संविधान है वे, उनके द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण किया जाता था कि किसी टॉपिक पर, किसी बात पर निर्णय कौन लेगा, ठीक है, और सरकार की शक्ति, जो सरकार की शक्ति है उसके ऊपर प्रतिबंध कैसे लगाया जाए, यह काम ही संविधान का था। लेकिन 20वीं शताब्दी में अनेक संविधान, जिसमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, ध्यान से देखना। लेकिन 20वीं शताब्दी में के अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा ही ढांचा प्रदान करता है, ठीक है, क्या, जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके। ऐसा नहीं है इस संविधान में कि वह सरकार की शक्तियों पर है प्रतिबंध लगाए। इसमें क्या कह रहा है कि सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। सरकार की क्या आकांक्षाएं हैं, सरकार क्या अभिव्यक्त करना चाहती है, ठीक है, उसको उसकी स्वतंत्रता ये प्रदान करता है। कौन सा? भारत का संविधान। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ क्या किए हैं बच्चा, नए प्रयोग किए। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयां हों, वहां केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। क्या कह रहा है, इस लाइन को देखिए। ये लाइन जो हम रीड कर रहे हैं, ये मेंस एग्जाम की दृष्टि से और अपने विचार जो है उनको परिपक्व बनाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जिन समाजों में, क्या कह रहा है, जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयां हों, एक समाज बहुत प्रगति पे है, दूसरा समाज गहरी खाई में है, तो वहां केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है, वरन वहां सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, जिससे वह इस असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों को से निपट सके। ये खास बात है संविधान की। मतलब सरकार को इतनी शक्ति और इतनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो हो कि वह जो कार्य करे उसके द्वारा समाज में जो गरीबी की या असमानताओं की जो गहरी खाइयां हैं उनको मिटाया जा सके। उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा क्या है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव नहीं हो। उदाहरण के लिए भारत की क्या आकांक्षा है, उदाहरण के लिए भारत की यह आकांक्षा है कि हम ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव न हो, और यदि हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी, क्या कह रहा है, दोबारा देख लीजिए, भारत की आकांक्षा क्या है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव न हो।
ठीक है, जातिगत भेदभाव न हो। यदि यह हमारे समाज की आकांक्षा है, यदि हमारा समाज ये चाहता है, यदि भारत देश का समाज ये चाहता है कि उसमें जातिगत भेदभाव न हो, तो अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी कदम उठा सके, आवश्यक सभी कदम उठा सके, इतना अपनी सरकार को समर्थ बनाना पड़ेगा। तो देखिए उदाहरण देखिए, नेक्स्ट दक्षिणी अफ्रीका की अपन बात करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में कौन सी बीमारी प्रचलित थी? अपन ये कह सकते हैं सामाजिक बुराई है, नस्लीय भेदभाव। नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है, ठीक है। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया है। जब नया संविधान दक्षिणी अफ्रीका में बना, वो क्या कह रहा है? नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया है कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। इस प्रकार के कानूनों का इसमें प्रावधान किया गया है ताकि नस्लीय भेदभाव न हो, ठीक है। आगे और देखिए क्या कह रहा है। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। वास्तव में संविधान क्या है? अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। उदाहरण के लिए भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा सहित वह सब कुछ मिलना चाहिए। ये बातें कौन सी है जो अपने को वैचारिक रूप से मजबूत करती है, अपनी समझ को बढ़ाती हैं। सही सब कुछ मिलता रहे, शिक्षा भी मिलती रहे, भौतिक जरूरतें, शिक्षा सहित वह सब कुछ मिलता रहे, जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। एक मनुष्य को मनुष्य होने के नाते, ठीक है, उसको आत्मसम्मान जो है वह मिलना चाहिए। और ये आत्मसम्मान की जो अधिकार है, जो सामाजिक गरिमा है, वह उनको कौन प्रोवाइड करवाता है? वह उनको उनका संविधान प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। भारतीय संविधान सरकार को यह सामर्थ्य प्रदान करता है। भारतीय संविधान क्या करता है? सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करता है। संविधान निर्माताओं को लोगों की अलग अलग आकांक्षाओं से जूझना पड़ा। अब संविधान निर्माता जो थे उनके बारे में बता रहे हैं कि संविधान निर्माता जो हैं उनको लोगों की अलग अलग आकांक्षाओं से जूझना पड़ा। यहाँ पर नेहरू को अनेक भावी कल्पनाओं और विचारधाराओं में संतुलित करते दिखाया गया है। इस कार्टून की यह बात बता रहे हैं, ठीक है। भारत में क्या होता है? जिससे वह कुछ सकारात्मक, मनुष्य को गरिमा व आत्मसम्मान से जीने का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे कि वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके, जिन्हें कानून की मदद से भी लागू किया जा सके। ऐसा प्रावधान जो है संविधान ही प्रोवाइड करवाता है। जैसे जैसे हम संविधान को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसी सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है। हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है ना, वह ये कहती है कि व्यक्ति की एकता और अखंडता की रक्षा की जाए, उसकी गरिमा की रक्षा की जाए, उसके आत्मसम्मान की रक्षा की जाए, ठीक है। और वे संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में भी पाए जाते हैं। संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में भी पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला चैप्टर, अगला पॉइंट क्या कर रहा है? संविधान का चौथा काम यह है। संविधान के काम बता रखे हैं। संविधान का चौथा काम क्या बताया? काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। देखिए संविधान का चौथा काम, तीन कामों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। चौथे काम की चर्चा क्या है? संविधान का चौथा काम क्या है? संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे, सरकार को इतनी मजबूती प्रदान करे कि वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। अगर कोई सरकार इस प्रकार से नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या है? वह देश हित में, उस देश के हित में नहीं है। संविधान के समर्थ बनाने वाले प्रावधान ऐसे कौन कौन से? नेक्स्ट टॉपिक क्या है?
संविधान को समर्थ बनाने के प्रावधान। इस जो टॉपिक में जो है ना, इस टॉपिक में क्या है, इस चैप्टर में ज्यादा वो बातें नहीं आ रही जो ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। इसमें वो बातें आ रही हैं जो अपने को डेस्क्रिप्टिव एग्जाम्स जो होती है उनमें काम की है, या फिर अपने जो टॉपिक के प्रति समझ विकसित करने की वाली बातें इस टॉपिक में है। ठीक है, देखिए संविधान के समर्थ बनाने वाले प्रावधान कौन कौन से हैं, रीड कर लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा रखते हैं। पता है आपको, इस संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या कहते हैं, सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा करते हैं। संविधान में अच्छी बातें लिखने में क्या जाता है, लेकिन ऐसी ऊंची आकांक्षाओं और लक्ष्यों को लिखने का मतलब क्या है, यदि वे लोगों के जीवन को बदल न सकें। अगर कोई सरकार इस प्रकार इनको लागू नहीं कर सकती है ना, तो फिर संविधान का औचित्य खत्म हो जाता है। संविधान के समर्थ बनाने वाले प्रावधान रीड करेंगे। क्या कह रहा है, संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है। क्या कह रहा है, संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है। वह सरकार को ऐसी शक्तियां भी प्रोवाइड करवाता है जिससे वे समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सकें। समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके, वह शक्ति भी संविधान प्रोवाइड करवाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, कहीं पर भी इंटरव्यू में भी और कोई जो क्वेश्चन जो है ना उनको सोल्व करने में, समझ बढ़ाने में भी ये लाइन काम की है। क्या लाइन दोबारा से पढ़ लेते हैं कि संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है, वह सरकार को शक्तियां भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई कर सके, भलाई के लिए काम कर सके। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात आ रही है। संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूह को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है। क्या क्या अधिकार देता है कि पर्यावरण का संरक्षण करे गवर्नमेंट, ठीक है, अन्यायपूर्ण भेदभाव कि मानव जाति में अन्यायपूर्ण भेदभाव अगर हो रहा है और भेदभाव से व्यक्तियों और समूह को बचाने का वह प्रयास करे, इसके लिए सरकार को कदम उठाने का अधिकार वहां का संविधान प्रोवाइड करवाता है। और यह प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाए। आवास भी उपलब्ध करवाए, स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की। ऐसे नहीं है टैक्स ही टैक्स लेते रहो, जनता का शोषण करते रहो, ऐसी कोई बातें नहीं है। संविधान क्या कहता है, जनता की रक्षा करने के लिए भी कहता है, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए भी कहता है, देश के विकास करने के लिए भी कहता है। ठीक है, इंडोनेशिया में क्या कह रहा है, इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया इसमें जो है राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की, देखो पूरे देश का विकास है। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। देखो हर चीज जो है गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। वो भी गरीब लोग हैं, वो भी, उनको भी पूरे अवसर मिले। ऐसा नहीं है कि अमीर लोग ही सारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, गरीबों को भी वो सुविधाएं प्राप्त हों जिससे वह उनका आत्मसम्मान बना रहे, वह गरिमा पूर्वक जीवन जी सके और उनको अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य मिल सके, ताकि उनके बच्चे भी आगे बढ़ सकें और कुछ नया देश के लिए सोच सकें। ये शक्ति जो है वह संविधान देता है। और राष्ट्र की बुनियादी पहचान, अगला टॉपिक इस चैप्टर का है, राष्ट्र की बुनियादी पहचान। देखिए आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। संविधान क्या होता है, किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। भारत का जो भी समाज है उसकी बुनियादी पहचान होता है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है।
इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है। ठीक है, कि हम पर शासन कैसे होगा और शासितों में कौन कौन से लोग होंगे। संविधान बनने के पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान या असीमताएं होती हैं। संविधान निर्माण से पहले हमारी बहुत अपनी अपनी असमताएं होती है, अपनी अपनी पहचान होती है, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। संविधान जो है, दूसरा संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। संविधान जो अपने को इस प्रकार से बाउंड करता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अतः संविधान हमें एक नैतिकता, संविधान हमें, क्या देखो क्या लिख रहा है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम, अब शायद यह संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है भाई, नैतिक नियम है, जितने भी नैतिक नियम है वह संविधान में है। ठीक है, और राजनीतिक नियम है वो भी संविधान में है। ठीक है, मनुष्य को गरिमापूर्ण जीवन जीने और आत्मसम्मान उसको ठेस नहीं पूछे, वो सभी बातें संविधान में है। सभी को समानता का दर्जा दिया गया है संविधान में। तो कोई भी ऐसा संविधान नहीं है जिसमें इस प्रकार कुछ भेदभाव वहां के नागरिकों के साथ होते हों, चाहे वह दक्षिण अफ्रीका का संविधान हो, चाहे वह इंडोनेशिया का संविधान हो, चाहे वह भारत का संविधान हो। सभी संविधान जो होते हैं वहां के नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देती हैं। अलग अलग सरकार अपना उनके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन उनमें काफी कुछ साझा भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं। संविधान जो होते हैं सामान्यतः व्यक्तियों के, नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं। ऐसी सरकारें बनाती हैं जो लोकतांत्रिक होती हैं। लोकतांत्रिक होने का फायदा यह है कि वहां का जो शासक जो होता है कभी निरंकुश नहीं हो सकता। ठीक है, तो लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग से होती है। ज्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं, देखिए क्या लिख रखा है, ज्यादातर राष्ट्र, मिटा देता है इनको, ज्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से राष्ट्र बनते हैं और वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों से आपस में मिला देते हैं। जैसे कि जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ। संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीय या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये देखिए खास बात कि जर्मनी का जो निर्माण है वो जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ, इसलिए यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह जातीय नस्ल को क्या करता है, प्रायोरिटी देता है। ठीक है, संविधान में इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान जो है उसमें जातीयता या नस्ल को नागरिकता का के रूप में मान्यता नहीं दी है, वह समानता के ऊपर आधारित है। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों, देखिए आगे, देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। संविधान की सत्ता, देखो इसमें और क्या लिख रखा है, इराक में सद्दाम हुसैन, देखो ये ध्यान रखना, सद्दाम हुसैन किससे संबंधित है, इराक से संबंधित है। क्या कह रहा है, इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म होने पर एक नए संविधान की रचना करने में देश के विभिन्न जातीय समूह में काफी संघर्ष दिखाई दिया। अलग अलग जाति के लोग अपना अपना प्रभाव जमाने लगे। ठीक है, कहां पर, ईरान में, इराक में,
कौन, जब सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म हुई तब की बात है। विभिन्न जातीय समूह जो होते हैं उनमें काफी संघर्ष हो गया कि हमारे हिसाब से संविधान का निर्माण होना चाहिए। इन भिन्न भिन्न लोगों की क्या मांगे हैं, इसमें दिखाए गए संघर्ष की यूरोपीय संघ और भारत के संबंध में पिछले कार्टून में दिखाए संघर्ष से तुलना करेंगे। बगदाद में दिखा रखा है, देखो क्या है, देख लेते हैं चित्र को, कार्टून। अब वे सब हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए, अब हम जल्दी ही संविधान बना लेंगे। एक बगदाद वाले कह रहे हैं शिया, सुन्नी, कुर्द, ये क्या है, यहाँ की जातियां हैं, ठीक है, यहाँ का समुदाय है। कौन कौन से, बगदाद में शिया है, सुन्नी है, कुर्द है, ठीक है। मेरे पास कलम है, संविधान मुझे लिखना चाहिए, मेरे पास कागज है, संविधान मैं लिखूंगा, मेरे पास इंक है, संविधान मुझे लिखने दो। सब अलग अलग अपनी अपनी मांग लेकर के अड़ गए। शिया है, सुन्नी है, ठीक है, कुर्द है, सभी अलग अलग संप्रदाय के लोग अपनी अपनी आकांक्षाओं के अनुसार संविधान को बनाना चाहते थे। ये यहाँ की स्थिति थी। लेकिन भारत में क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, तो भारतीय संविधान का मुकाबला नहीं है। नेक्स्ट देखिए, संविधान की सत्ता। हमने संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। देखते हैं कौन सी रूपरेखा है, देखिए आगे, कहां पूछे क्या समझे। नीचे भारतीय और अन्य संविधान के कुछ प्रावधान दिए गए हैं, बताइए कि इनमें क्या प्रावधान है। सरकार किसी भी नागरिक को, क्या लिख रखा है देखो, सरकार किसी भी नागरिकों को किसी धर्म का पालन करने या न करने की आज्ञा नहीं दे सकती, ठीक है, सरकार की शक्ति या सीमा, ठीक है। क्या लिख रखा है, नीचे भारतीय और अन्य संविधान में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, बताइए कि इनमें प्रत्येक प्रावधान का क्या कार्य है। सरकार की शक्ति या सीमा, जैसे इसने लिख दिया, सरकार को आय और संपत्ति की असमानता को कम करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, ठीक है। फिर राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति है, ठीक है। इसका मतलब क्या क्या इससे निकलते हैं, संविधान वह सर्वोच्च कानून है जिसका सभी को पालन करना आवश्यक है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति है। फिर संविधान का वह सर्वोच्च कानून है जिसके सभी को पालन करना पड़ता है। भारत में भारतीय नागरिकता किसी खास नस्ल, जाति या धर्म तक सीमित नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है। सभी जातियां, कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म या नस्ल से ऊंचा या नीचा नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, इन कार्यों से स्पष्ट होता है कि क्यों अधिकतर समाजों में एक संविधान होता है, क्यों ज्यादातर समाजों में क्या होता है भाई, एक संविधान होता है। लेकिन संविधान के बारे में हम 3% और कर सकते हैं। संविधान क्या है, संविधान कितना प्रभावी है, क्या संविधान न्यायपूर्ण है। अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है, ठीक है, जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। ये प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा, वह किन किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम उसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं। और देखिए आगे, लेकिन कुछ देशों जैसे कि इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। यानी इंग्लैंड का जो संविधान है, ये एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इंग्लैंड का एक संविधान है जिसके पास लिखित नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। जो भी गवर्नमेंट ने निर्णय लिए हैं, जिनके पास दस्तावेज हैं और निर्णय लिए हैं, उनकी एक लंबी श्रृंखला है जिन्हें ही सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेज का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। देश को चलाने के लिए, नागरिकों को शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, असमानता की खाई मिटाने के लिए, देश को एक बनाने के लिए, ठीक है, मनुष्य को गरिमा व आत्मसम्मान से जीने के लिए जो भी कार्य हैं, उन कार्यों को, उनका क्या है,
उन दस्तावेजों का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका हमने अभी स्टडी किया, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं। संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, वे केवल खोटे शब्द होते हैं। कुछ नहीं, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है। संविधान है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। संविधान है तो कितना प्रभावी है यह जरूरी है, और ठीक है, उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। अगर संविधान का उपयोग सही तरीके से किया जा रहा है, लोक कल्याणकारी भावना को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, तो संविधान अच्छा है। अगर लोक कल्याण की, धर्मनिरपेक्षता की भावना उसमें नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि संविधान है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर क्या किस प्रकार का शासन है, एक तरह से निरंकुश शासन है, अराजकता है। ठीक है, देखिए संविधान, कोई संविधान कितना प्रभावी है, उससे कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन सी बात सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर वास्तव में उसका प्रभाव पड़ा है। संविधान का प्रभावी होना उनके कारणों पर निर्भर करता है, निर्भर है। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, अब जो संविधान बन गया है उसको प्रचलन में कैसे लाएं, यह बात आगे बता रखी है, तो उसको हम रीड कर लेते हैं। देखिए, इसका मतलब है, डिलीट करते हैं, इसका मतलब है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया और उनके पास इसे बनाने की शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए इसका मतलब कि किसने संविधान बनाया और उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। ये लाइन इसके बाद देखिए, अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। संविधान, किसी देश में अगर संविधान विफल हो रहा है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण यहां पर बताया है, ध्यान से देखना। ये आपको जो विचार अभिव्यक्त करते हैं इंटरव्यू में, उस समय ये बातें आपके काम की रहेंगी क्या, कि भाई अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होता है क्योंकि वे सैनिक शासकों के द्वारा या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। वो पूरे देश के नागरिकों को अपने साथ नहीं ले जा सकता, तो वहां का संविधान क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान में भारत है। सफल संविधानों में गिनती हो रही है भारत की, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका। भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के ऐसे संविधान हैं जो अभी तक सबसे सफल संविधान हैं। ठीक है, ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया था। ठीक है, भारत में आपको पता ही है, इसका बाद में चर्चा करेंगे। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से, यहां से प्रश्न आ गया है, यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया, पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफी प्रेरणा ली। राष्ट्रीय आंदोलन में संविधान सभा ने बनाया, ठीक है, दिसंबर 1946 से 1949 के मध्य बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। B.R. अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफी प्रेरणा ली। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज को अटूट विश्वास था। ऐसे लोगों ने संविधान को बनाया, भारत के संविधान को, अमेरिका के संविधान को, दक्षिण अफ्रीका के संविधान को, जिन लोगों में भारत के उस देश के नागरिकों की अटूट श्रद्धा थी कि ये जो संविधान बनाएंगे वो एकदम ओके बनाएंगे। सीधी सी बात यह है।
ठीक है, सबको वह मान्य होगा। समाज का अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा सम्मान करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। ठीक है, आगे और देखिए किसने बनाया संविधान, उसको हम रीड कर रहे हैं। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहेगी कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली। ठीक है, संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को मतलब संविधान बन गया हो और किसी ने विरोध कर दिया होता कि हम तो इस संविधान को नहीं मानेंगे, तो फिर वह संविधान कैसे पूरे देश में लागू होता। लेकिन जब जब इन्होंने ये संविधान उन देशों में लागू किया, भारत में, अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, तो वहां के सभी लोगों ने उसको क्या किया भाई, एक्सेप्ट किया। क्यों? व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है जो संविधान है वह। कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह करवाया, अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह करवाया कि भाई क्या संविधान जो है उसको ये सही है क्या, जिसे सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय देते हैं कि संविधान को अपनाएं या नहीं अपनाएं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं करवाया गया। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी। क्योंकि वह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था और लोगों ने उसके प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना लिया। अतः संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है। कि संविधान को बनाने वाला व्यक्ति कितना प्रभावी था, इस बात पर भी संविधान की सफलता निर्भर करती है। ध्यान से देखना इस बात को कि संविधान के मौलिक प्रावधान क्या क्या है। अब नेक्स्ट देखेंगे संविधान के मौलिक प्रावधान क्या क्या है। पहले इधर वाला पढ़ लेते हैं, क्या बता रहा है। नेपाल के संविधान निर्माण का विवाद, ये भी देख लो। नेपाल के संविधान निर्माण का विवाद क्या था कि संविधान बनाना कोई आसान और सुगम काम नहीं है। नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है। सन 1948 के बाद नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। देखिए खास बात, 1948 के बाद नेपाल में कितने संविधान बनाए जा चुके हैं? 5। ऑब्जेक्टिव प्रश्न अब आया है भैया। 5 संविधान बनाए जा चुके हैं नेपाल में। 1948 के बाद 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। 1948, 1951, 1959, 1962 और 1990। 48, 51, 59, 62 और 90। ध्यान में रखना सन, यहां पर ऑब्जेक्टिव आ गया है, याद करेंगे। 48, 55, 48, 51, 59, 62 और 90। ठीक है, 1948 में, 1951 में, 1959 में, 1962 में, 1990 में, याद रखना है। लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए। खास बात है, ये सभी संविधान किसने बनाए? नेपाल के नरेश ने बनाए। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियां बनी रही। लेकिन नरेश जो है ना, उन्होंने भी ऐसा संविधान नहीं बनाया जो कि सभी पर लागू हो सके, जो सभी को अपने साथ लेकर चल सके। इसलिए पिछले वर्षों में नेपाल में सरकार और राजनीति की पुनर्संरचना के लिए सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन चल रहा था। देखिए वहां पर सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन वहां पर चल गया। उसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। क्या प्रमुख मुद्दा था कि संविधान में किसकी भूमिका, राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। नेपाल के कुछ समूह क्या चाहते थे, कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को ही समाप्त करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे और गणतांत्रिक सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि राजा की सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र का बना रहना उपयोगी रहेगा, कि राजा भी बना रहे और संविधान भी लागू रहे। स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। क्यों तैयार होगा भाई? उसको मजा आ रहा था देश के लोग नागरिकों का शोषण करने में। राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। अब राजा ने क्या किया? अक्टूबर 2002 में
समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया, एनसीईआरटी की बुक्स कह रही है। ठीक है, आगे और देखिए, इसको पढ़ लेते हैं पहले। बहुत सारे राजनीतिक दल और संगठन नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। बहुत सारे राजनीतिक दल और संगठन एक नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी आ गई भाई, जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। मतलब ये ध्यान में रखना है कि नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। जनता द्वारा चुनी गई कि संविधान सभा का निर्माण संविधान सभा का निर्माण जनता द्वारा किया जाए और जनता द्वारा चुनी हुई संविधान सभा जो है वही संविधान का निर्माण करे। ऐसा कौन मान रहा था? नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी इस विचारधारा की थी। अब अंततः जन प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकार्य थी। इस सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियां छीन ली। राजतंत्र गलत है, लोकतंत्र सबसे अच्छा है। 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को खत्म किया और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। ये खास बात है, नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो आप बताएंगे 2008 में। और अंततः नेपाल ने 2015 में नए संविधान को अपनाया। नेपाल ने नए संविधान को कब अपनाया? 2015 में अपनाया। ठीक है, ये खास बात किसमें आ गई है बच्चा? अपने इस चैप्टर में आ गई है। तो आगे और देखेंगे कि यहां पर संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। देखो ये चीज और पढ़ लेते हैं अपन क्या है कि संविधान को जनता नहीं पर एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है क्योंकि वह अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता है। देखिए बात खास बात है, संविधान को अगर नष्ट करना है ना तो जनता की कोई जरूरत नहीं है। संविधान को जनता नहीं प्राय एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है क्योंकि वह अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता है। संविधान को जनता नहीं बल्कि एक छोटा सा समूह ही भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। वह कब? जब वह अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता है। ढंग से बनाए गए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार से बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समय संविधान को नष्ट नहीं कर सके। कोई एक समय संविधान को नष्ट नहीं कर सके, ऐसा संविधान बनाना जरूरी था। संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार न हो। ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसमें जैसी संस्थाओं को बांट दिया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अगर एक कोई शक्ति दे दिया जाता तो अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश करता है जिससे दूसरे वर्ग नाराज हो जाते और संविधान जो है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता। जैसी संस्थाओं को स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग आदि में बांट देता है। ठीक है, इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य दूसरी संस्थाएं उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेगी। ठीक है, और अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की है। ये पूछ लेते हैं भारतीय संविधान की सफलता के कारण क्या है? बहुत बढ़िया बातें यहाँ दे रखी हैं। इन बातों को अगर हम मेंस के एग्जाम में लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स अपने आते हैं। देखिए, संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्य प्रणाली में लचीलेपन का संतुलन होना चाहिए जिससे वह बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल सके। ज्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं। ज्यादा कठोर संविधान जो है वह परिवर्तन के दबाव में क्या हो जाते हैं भाई? नष्ट हो जाते हैं। ज्यादा कठोर संविधान, खास बात देखिए, ज्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं। दूसरी ओर यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो वह समाज को सुरक्षा व पहचान न दे सकेगा। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखते हैं। आप भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी को 90 अध्याय मतलब अगले चैप्टर आएगा संविधान एक जीवंत दस्तावेज में महसूस करेंगे जिससे भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। अपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना और एक हद तक ठोस रूप में संतुलन बैठाकर संविधान सुनिश्चित करता है कि वह दीर्घायु होगा या जनता का आदर प्राप्त करेगा। इस प्रकार इस व्यवस्था से कि
यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी वर्ग या समूह अपने बलबूते पर संविधान को नष्ट नहीं कर सकता। अतः ये पता लगाने के लिए कि क्या किसी संविधान की सत्ता मान्य है, आप अपने से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया वे विश्वसनीय थे? अगर हाँ विश्वसनीय थे तो ठीक है। दूसरा, क्या संविधान ने सुनिश्चित किया था कि सूझबूझ के साथ शक्ति को इस प्रकार से संगठित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना आसान न हो? और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या संविधान सबको कुछ ऐसा कारण देता है कि वे संविधान का पालन करें? इस पुस्तक में अधिकतर हिस्से में इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट, अब है देखो भारतीय संविधान कैसे बना। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। भारतीय संविधान कैसे बना और क्या क्या खास बातें हैं, देखिए आगे हम इसको रीड करेंगे, देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। और ये देखो खूब सारी बातें हैं, तो इसकी संविधान सभा और ये सारी बातें अपन अगली क्लास में रीड करेंगे। तो तब तक के लिए आप दें इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, रोज आगे बढ़ते रहें।